हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में गद्यांश व पद्यांश बिना पढ़े हल करने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग बिना पढ़े गद्यांश व पद्यांश को कैसे कॉपी में लिखोगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे। 20 नंबर जो है आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद में। ऐसे कॉपी में लिखोगे तो आपका 20 नंबर जो है स्टूडेंट गद्यांश व पद्यांश में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और गद्यांश और पद्यांश को कॉपी में सॉल्व कैसे कराना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपका ये पेपर रहेगा और पेपर में कुछ इसी तरीके से आपका गद्यांश दिया होगा और कॉपी आपका कुछ इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी निम्नलिखित जो गद्यांश है इसके आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पेपर में आपका 2 गद्यांश दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा करके 2 गद्यांश दिए जाएंगे। इनमें से केवल एक ही गद्यांश को सॉल्व करना है और इसमें जो बताए गए 5 प्रश्न हैं उसी का आपको उत्तर देना है। यहाँ पर बाकायदा दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इस गद्यांश में आपके 5 प्रश्न मिल जाएंगे और इस गद्यांश में भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अब पेपर में तो केवल आपको एक ही सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, काले स्केच या काले पेन से आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल सा, देखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, फिर नीचे अंडरलाइन कर देंगे पटरी की सहायता से। ये देखिए पटरी है और इसकी सहायता से हम नीचे अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यार से। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या स्टूडेंट, जैसे हमें एक संकेत लिखना होगा। मान लीजिए कि ऊपर वाला या दोनों में से कुछ किसी एक को करना है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, निंदा का उद्गम, यानी जो निंदा रस और इसके जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई वाला, तो मैं ये वाला कर रहा हूँ। तो एग्जामिनर को बताने के लिए मैं यहाँ पर संकेत लिख दूंगा स्टूडेंट। अब आप लोग कहेंगे कि संकेत क्या है। देखिए संकेत ये होता है स्टूडेंट कि एग्जामिनर को आप बता रहे होते हैं कि सर जी मैंने दूसरा या पहला वाला गद्यांश को सॉल्व किया है। ठीक है, संकेत में। अब देखिए संकेत में क्या लिखेंगे, देखिए आगे का जो 2 वर्ड है जैसे निंदा का उद्गम और उन्हें ईर्ष्या होती है, लास्ट का जो 2 वर्ड है और पहले का 2 वर्ड है, इस संकेत में लिख देंगे। मान लीजिए कि मैं दूसरा वाला कर रहा होता तो जैसे जो कुछ भी हम इस अतना लिख देते उसके बाद में पीछे का बात नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनर समझ जाता कि बच्चे ने इस गद्यांश को सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए निंदा का उद्गम, ठीक है, निंदा का उद्गम ही। अब लास्ट में हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, ईर्ष्या होती है। ठीक है, ईर्ष्या होती, ठीक है, ईर्ष्या होती है, ये मैंने लिख दिया, ईर्ष्या होती है। अब इसके बीच में हम डॉट डॉट कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अब एग्जामिनर यहाँ पर समझ जाएगा कि बच्चे ने पहले वाला को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैं आपको बाकायदा दिखा दूँ। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, अब देखिए हमें पाठ और लेखक का नाम नहीं पता है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पाठ और लेखक का नाम पहचानना बता देता हूँ। देखिए निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ठीक है, निंदा का जो उद्गम है हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और उनसे अच्छा उसके हैं इसके दृष्टि होते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं चैप्टर का नाम आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए निंदा की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ईर्ष्या की बात हो रही है, निठल्ला की बात हो रही है, ठीक है, और देवताओं की बात हो रही है। तो समझ जाइए वहाँ पर जो है स्टूडेंट किससे लिया गया है, निंदा रस चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक है कौन हो जाएंगे, हरिशंकर परसाई जी। यहाँ पर बात होती है अशोक की, तो अशोक की फूल हो जाती है, यानी एक ही शब्द का बार बार आवृत्ति, जैसे यहाँ पर निंदा लिखा है फिर यहाँ पर निंदा लिखा है। ठीक है, यानी काफ़ी सारे निंदा आपको देखने को मिल जाएगा। ईर्ष्या आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईर्ष्या लिखा हुआ है, उसके बाद में और भी कहीं ईर्ष्या लिखा है। ठीक है, यानी ईर्ष्यालु, निठल्ला, फिर ईर्ष्या, यानी एक ही शब्द जहाँ जहाँ बार बार दिखे समझ जाइए चैप्टर का नाम वो बतला रहा है। ठीक है, वैसे ही राष्ट्र के स्वरूप में माता, राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र की माता की बात, पृथ्वी की बात हो, समझ जाइए राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया। मैंने चैप्टर का नाम और
जो है उसके लेखक का नाम पहचानना आप लोगों को बता दिया काफ़ी सारे वीडियोज में। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बस आपको चैप्टर पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी है पाठ और लेखक का नाम, तो हम कैसे लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे। एक तरीका होता है स्टूडेंट कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए और पाठ का नाम, लेखक का नाम, एक होता है संदर्भ लिखना। तो मैं आपको इस वीडियो में संदर्भ बताऊंगा, ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ लिखकर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। इसको नीचे अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर आप प्यार से लिखेंगे। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। ये देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा। अब यहाँ पर काले पेन से हमें लिखना है गद्य भाग या गद्य गरिमा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर गद्य भाग लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ, ठीक है। गद्य भाग में संकलित, में संकलित तथा हिंदी के हिंदी के, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंगकार, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्यंगकार। अब यहाँ पर हमें लेखक का नाम लिख देना है, श्री हरिशंकर परशाई, श्री हरिशंकर परशाई। लेखक का यही नाम है ना, निंदा रस चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम हरिशंकर परशाई द्वारा लिखित, निंदा रस, काले पेन से लिखना है यहाँ पर चैप्टर का नाम, निंदा रस, ठीक है, निंदा रस शीर्षक निबंध से, ठीक है, शीर्षक निबंध से अवतरित है, निबंध से अवतरित, ठीक है, अवतरित है। तो ये संदर्भ हो गया स्टूडेंट, जो कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंगकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो एक संदर्भ तरीका ये हो गया। एक होता है डायरेक्ट आप पाठ का नाम लिख दीजिए और लेखक का नाम लिख दीजिए, वहाँ पर भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी एक प्रश्न पर आपको स्टूडेंट 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल आपके 5 प्रश्न होते हैं, जिससे कि 10 अंक आपका एक गद्यांश में पक्का हो जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या दीजिए, ठीक है। तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बताना है। अब यहाँ पर आपको देखिए ये जो रेखा खींची हुई ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब जिनको आता होगा वो पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, देखिए वो ये तरीका अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे, काले पेन से लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में जैसे कि है हेडिंग जो है प्यारी लगनी चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, यही उठाकर लिख देंगे भैया, यानी इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक हम इसी को पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल देखिए लिखने का तरीका अलग रहेगा। कैसे लिखेंगे कि लेखक कहता है, देखिए लेखक यहाँ पर खा हो जाएगा,
ठीक है। लेखक कहता है कि ठीक है, लेखक क्या कहता है, देखिए कि इंद्र बड़ा, वो नहीं जो गद्यांश में दिया हुआ था ना, इसी को लिख देंगे हम। इंद्र बड़ा, थोड़ा बड़ा बड़े में लिखेंगे और शब्दों को थोड़ा एक प्रकार से गैप में रखेंगे। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु, ठीक है, ईर्ष्यालु माना, ईर्ष्यालु माना ईर्ष्यालु बड़ा माना जाता है। ठीक है भैया, इंद्र क्या है, बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, क्योंकि वो माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि वो निठल्ला है, क्योंकि वो भैया निठल्ला निठल्ला है। स्वर्ग में, यहाँ पे देखिए, स्वर्ग में देवताओं को स्वर्ग में, यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है ना आपके इस रेखांकित अंश की व्याख्या में, जो ये लिखा हुआ है इसी को हम लिखेंगे पूरा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसी को लिखना है, अच्छे से लिखिए, प्रेजेंट कीजिए अच्छे से। ये नहीं कि ये पता चल जाए एग्जामिनर को कि भैया किताब वाले पेस्ट किया, इस तरह से लिखिए कि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने मेहनत किया है। ठीक है, तो निठल्ला है। स्वर्ग में, स्वर्ग को देखिए, स्वर्ग को बिना, देवताओं को बिना, यहाँ पे देखिए देवताओं को बिना, ठीक है, बिना उगाया अन्य, ठीक है, बिना उगाया अन्य वह, ठीक है, बनाया महल, ठीक है, और ठीक है, और बोए फल मिलते हैं, बिन बोए फल मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे अकर्मण्यता, ठीक है, में उन्हें, ठीक है, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए ना रेखांकित अंश की व्याख्या, ताकि तभी तो क्लियर होगा बातें। आक्रमणता में उन्हें, ठीक है, अप्रतिष्ठित ठीक है, अप्रतिष्ठित होने का भय, अप्रतिष्ठ होने का भय बना रहता है, ठीक है, बना रहता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको लिख कर बता रहा हूँ लाइव। कॉपी में भी आपको कुछ इसी तरीके से लिखना रहेगा, ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, इसीलिए कर्मी मनुष्यों, ठीक है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है, ठीक है, उन्हें ईर्ष्या होती है, उन्हें क्या होती है भैया, ईर्ष्या होती है। तो ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या जो दिया हुआ था ना कि संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, वो मैंने कर दिया है। अब आपका जो ये 3 प्रश्न होता है, इसका आंसर मैं इसी में देख कर दिखाऊंगा। कैसे मिलेगा, देखिए, निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तीसरा क्वेश्चन है ना, तो देखिए निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट, कि निंदा का उद्गम, देखिए निंदा का उद्गम, ठीक है, निंदा का उद्गम, ठीक है, उद्गम ही हीनता, उद्गम ही हीनता, ठीक है, हीनता और कमजोरी
हीनता और कमजोरी, ठीक है, हीनता और कमजोरी से होता है, कमजोरी से होता है, ठीक है, हीनता और कमजोरी से होता है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन था तीसरा वाला, उसका भी आंसर मैंने दे दिया है। निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट और वे उनसे अच्छे हैं। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो कि चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, इस गद्यांश में ही आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। तो यहाँ से लेकर आपका पाँचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक मिल जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 10 में 10 नंबर आपका पूरा मिलेगा। एग्जामिनर जो स्टूडेंट में बात करूँ, एक भी अंक नहीं कटेगा, एक भी अंक आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा, ये 100% गारंटी में लेता हूँ स्टूडेंट। बस आप ये तरीका अपनाओगे। तो ये मैंने आपको गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका बता दिया है, ठीक है, और ये भी बताया रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है, संकेत कैसे लिखना है। ये सारी चीज़ें तरीका आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम लिखना रहेगा। अब चलिए पद्यांश को भी मैं सॉल्व करके तरीका आपको दिखा देता हूँ कि पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए संदर्भ पद्यांश को भी सॉल्व करके तरीका बता देते हैं। सबसे पहले क्या है, एक अंडरलाइन कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अंडरलाइन आपको हर एक पेज में करना होगा, ये जो है इसी के अंदर हमें लिखना होता है, इसी के दायरे में, ठीक है। तो ये देखिए अब आपका आ चुका है स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आ चुका है पद्यांश, ठीक है। पद्यांश यहाँ पर लिखा है चौथे प्रश्न में, सेम टू सेम आप देख सकते हैं कि ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 10 नंबर दिया जाएगा पद्यांश में, और पेपर में बात करूँ मैं 2 पद्यांश आपके दिए होते हैं, ठीक है। इनमें से केवल एक ही पद्यांश को आपको हल करना है, और इसके एक प्रकार से क्या करना है, आपको इसके बताए गए प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसमें भी 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपको। पेपर में मैं बात करूँ केवल एक ही पद्यांश को सॉल्व करना है, जैसा कि ये वाला ऊपर वाला मुझे पसंद आ गया है तो ये वाला सॉल्व करूंगा, नहीं तो आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर बेस्ड है। तो चौथा क्वेश्चन है ना, तो इसी को हम सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिख देते हैं। देखिए लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है ना, तो इस तरह से लिख देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, ताकि अंडरलाइन से क्या है अच्छे से दिख जाता है। संकेत लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, चाहे वो गद्यांश कर रहे हो आप सॉल्व या पद्यांश कर रहे हो सॉल्व, संकेत बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको लिख लीजिएगा ताकि इसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाए कि आपने कौन सा जो है पद्यांश को सॉल्व किया है। तो मुझे फूल मत यहाँ से लेकर आप इस यहाँ पर सिर पर धारो, तो इसी को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, ठीक है, मुझे फूल मत मारो, तो इसी को लिख देंगे स्टूडेंट, मुझे फूल मत मारो। लास्ट का जो 2 वर्ड है सिर पर धारो, इस तरह से लिखेंगी, सिर पर धारो, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे हम, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे ने पहला वाला जो है पद्यांश को सॉल्व किया है। संकेत लिख गया। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्योंकि हमें 5 प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर का नाम है स्टूडेंट एक प्रकार से गीत, और इसके जो कवि हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। तो कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ना, मैंने आप लोगों को तरीका उसमें बताया था संदर्भ लिखना, इसमें मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताऊँगा शीर्षक का नाम और उसके कवि का नाम, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर दिया जाएगा। शीर्षक का नाम, उसके बाद में देखिए कवि का नाम, कवि का नाम। तो शीर्षक का क्या नाम है स्टूडेंट, गीत नाम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गीत, ठीक है। इसके जो कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी, तो इस तरह से हम लिखेंगे मैथिली, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो ये जो रेखा है इसकी व्याख्या ऑलरेडी किसने कर रखा है स्टूडेंट, मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए एक तरीका होता है जो कि पूरा कॉपी वाला कर देंगे, नहीं आता है तो क्या करेंगे, यही वाला उठाकर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए काले पेन से लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, देखिए रेखांकित अंश की ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हो गया, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखिए गद्यांश को प्रेजेंट करना अलग तरीका था, रेखांकित अंश को प्रेजेंट करना अलग तरीका है। लिखेंगे कि कवि कहता है, कवि कहता है कि कहता है कि मुझे फूल मत मारो, यही लिख देंगे स्टूडेंट जिनको नहीं आता है, नहीं तो जिनको आता है पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है, मुझे फूल मत मारो, मत मारो, मैं अबला, ठीक है, अबला बाला वियोगिनी, वियोगिनी। ठीक है, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो। ठीक है, थोड़ा और आप लिखना चाहे रेखांकित अंश की व्याख्या में तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपका इतना इनफ रहेगा, 1 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। राइटिंग से लिख दोगे तो यहाँ पर 2 नंबर भी कन्फर्म है। उसके बाद में देखिए ये 3 क्वेश्चन है कि वसंत का मित्र कौन है, तो वसंत का मित्र कामदेव है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए वसंत का मित्र कामदेव है। ठीक है, उसके बाद में देखिए उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया, तो उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया, तो उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। ठीक है, तो ये एक हो आपका एक प्रकार से हो जाता है पद्यांश को सॉल्व करने का तरीका। संकेत आप हर एक पेज में लिखिएगा, शीर्षक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता है तो इसी तरीके से लिख दीजिएगा जो दिया होता है पद्यांश में। ठीक है, लेकिन जिनको आता है वो अच्छे से करेंगे, पूरा नंबर प्राप्त करेंगे, एग्जामिनर को मोटिवेट करेंगे। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।